We were studying the precautions in using secondary data. समझिए सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हमने सेकेंड हैंड खरीदा है या अवेलेबल कराया कहीं से, हमने खुद से ओरिजिनली उसको नहीं लिया है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि डेटा एडिक्वेटली रिलायबल है, वो सुटेबल है और वो पूरा पड़ रहा है, वो एडिक्वेट है। ये तीन चीजों को, रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी और एडिक्वेसी को जज करने के लिए हम देखते हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, उनको हम बोलेंगे प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। हम प्रिकॉशंस क्यों ले रहे हैं? जिससे हमारा डेटा रिलायबल बना रहे, हमारा डेटा सुटेबल हो और एडिक्वेट हो। अगर ये तीन चीजें, तीन कैरेक्टरिस्टिक उस डेटा में नहीं है तो हम उस डेटा को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो द फर्स्ट थिंग इज एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपने तो कलेक्ट नहीं किया, लेकिन जिसने कलेक्ट किया है उसने क्या, वो लोग लायक है इसके कि वो सही एक्यूरेसी रख सकें? उनकी एबिलिटीज क्या है? उन्होंने किस तरह से डेटा कलेक्ट किया होगा? क्या उनके पास कोई एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस वगैरह है? जैसे खास करके क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के सोर्सेज होते हैं ना, उनको हम बोल सकते हैं कि यार ये रिलायबल है, क्योंकि वहां पर बहुत ही एबल स्टाफ होता है। एग्जाम्स पास करके वो लोग जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पास करके, उनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ गवर्नमेंट द स्टाफ इज एबल। वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डेटा। तो शुरुआत में जिसने डेटा कलेक्ट किया है, आपने तो नहीं किया है ना, आप तो सेकेंड ले रहे हैं, लेकिन जिसने कलेक्ट किया है उसकी एक्सपर्टीज आपको देखनी पड़ेगी। डेटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ इट इज कलेक्टेड बाय एबल, एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर्स। तो लायक लोग उसको कलेक्ट करेंगे ना, तो आपको उसको यूज करना है, अदरवाइज आपको उसको यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, वो डेटा कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या आपसे मैच करता है? वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि किस कारण से हमने उसको कलेक्ट किया, एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक कोई ऑब्जेक्टिव और स्कोप को देखना चाहिए, आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को देखना चाहिए। डेटा शुड बी यूज ओनली इफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी as undertaken earlier match with the objective and scope of present study। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम्स। गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट करके रखा है कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है क्लासरूम्स में पढ़ाई के लिए। अब मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूं, मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूं जो एडटेक में डील करता है। एडटेक मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे क्लासरूम्स में लगाने से क्लासरूम्स अपग्रेड हो जाएंगी। जैसे हम एक वर्चुअल बोर्ड लगा देंगे या प्रोजेक्टर लगा देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन हमें ये पता पड़ना चाहिए कि क्या एग्जिस्टिंग क्लासरूम्स में ऐसी कोई चीजें हैं क्या? अगर हैं तो हमारे को ज्यादा मार्केट नहीं मिलेगा। सो रादर देन गोइंग टू ऑल द स्कूल्स एंड आस्किंग फॉर दिस, हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले जो ये डेटा कलेक्ट कर रखा है अपने किसी मर्जी के लिए, अपने किसी काम के लिए, उसे हम हमारे लिए यूज कर लेंगे। क्योंकि देखो हमारा ऑब्जेक्टिव मैच करता है। गवर्नमेंट भी जानना चाह रही होगी कि भाई क्यों टेक्नोलॉजी नहीं है क्लासरूम्स में और उसको कैसे इंप्रूव किया सकता है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कैसे क्लासरूम्स की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके पैसा कमाएं। तो ऑब्जेक्टिव इज मैचिंग, स्कोप इज मैचिंग, दैट्स व्हाई वी कैन यूज सच डेटा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप मैच करता है तो हम डेटा यूज करेंगे, अदरवाइज वी शुड नॉट यूज इट। नेक्स्ट प्रिकॉशन इज मेथड ऑफ कलेक्शन। वो डेटा कलेक्ट कैसे किया गया, मतलब डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कैसे किया गया, टेलीफोनिक इंटरव्यू से किया गया, कैसे किया। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा बाय ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड बी नोटेड। क्या नोट करना चाहिए? मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड अडॉप्टेड मस्ट मैच द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो आपने तरीका अपनाया था वो मैच करना चाहिए इससे, किस नेचर का इन्वेस्टिगेशन है। जैसे हमने देखा था हर मेथड का अपना अपना कोई मेरिट होता है, कुछ डिमेरिट होता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आपको रिलायबिलिटी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू एनी अदर मेथड। तो आप, अगर आपको रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अगर खुद कलेक्ट करते तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से करते। तो आप मैच कर लीजिए जो कलेक्टिंग एजेंसी है उसने किससे किया। अगर कलेक्टिंग एजेंसी ने भी डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन से किया है तो आपका काम बन जाएगा। समझने की कोशिश करिए, मेथड से डिपेंड करता है आपका डेटा कितना रिलायबल होगा, आपका डेटा कितना एक्यूरेट होगा। इस तरह की सारी कैरेक्टरिस्टिक मेथड से भी रिलेट करती हैं।
और मैं क्या देख रहा हूं कि मैं अगर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता तो मैं कौन सा मेथड को लगाता। मेरी कलेक्टिंग एजेंसी ने भी अगर वही मेथड लगाया है तो बहुत बढ़िया बात है, हमें कोई दिक्कत की प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता एक्यूरेसी हाई हो लेकिन कलेक्टिंग एजेंसी ने ऐसा मेथड लगाया है जिससे एक्यूरेसी हाई नहीं आ रही है, तो आई शुड नॉट यूज दैट डेटा। ठीक है, सो मेथड शुड मैच विथ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ध्यान रखेंगे, मेथड हमारे नेचर से मैच करना चाहिए, जिस नेचर का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे। नेक्स्ट है टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। आपने डेटा किस टाइम पे कलेक्ट, कितना पुराना है जब कलेक्ट किया था, तब क्या टाइम था, अभी क्या टाइम है, और किन कंडीशंस में किया था। हो सकता है आपने ऐसे टाइम में किया हो जो इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, अभी का टाइम ऐसा चल रहा है जब इकोनॉमी खराब चल रही है, रिसेशन है, कोविड का प्रॉब्लम है। तो आप समझिए दोनों डेटाज में जो दोनों डेटा कलेक्ट होंगे उनमें कुछ वेरिएशन हो जाएगा। One should also make sure that the period of investigation as well as the conditions of investigations they match with the conditions for which we are requiring the data to be collected. For example, data collected during war times may not be suitable for generalize certain facts during peace time. War time में भाई situations अलग होंगी, इकोनॉमी अलग तरह से काम कर रही होगी, हमारा फोकस अलग तरह के गुड्स पर बनाने में होगा, गोली बारूद बनाएंगे। लेकिन पीस टाइम में हम हमारे लेजर आइटम्स बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो जब टाइम ही एक जैसा नहीं है, आपने जब कलेक्ट किया तब टाइम अलग था, मैंने जब डेटा मेरे को चाहिए तब टाइम अलग है, तो मेरे को वो डेटा यूज नहीं करना चाहिए, पुराने टाइम का डेटा यूज नहीं करना चाहिए। इफ द टाइम्स हैव चेंज्ड, इफ द टाइम्स हैव चेंज्ड, आई शुड नॉट बी यूजिंग दैट ओल्ड डेटा। दूसरा, आप चेक कर लो कि यहां पे यूनिट का मतलब क्या है। जैसे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, जैसे हम रुपीज को मेजर कर सकते हैं इन थाउजेंड्स, इन 10,000, ऐसे करके। तो ये यूनिट होनी चाहिए, मेजरमेंट यूनिट हमारे पास होनी चाहिए। ये मेजरमेंट यूनिट नहीं है, मिसिंग है मान लो, तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि ये मेजरमेंट किस में हुआ है, सेंटीमीटर्स में हुआ है, मीटर्स में हुआ है, किलोमीटर्स में हुआ है, कैसे हुआ है, और हमें दिक्कत हो जाएगी। One should also make sure that the unit of measurement used in the initial collection of data are the same as adopted in the present study. मुझे जिस स्टडी में उसकी यूनिट्स चाहिए, जैसे मेरे पर्पस के लिए मुझे सेंटीमीटर्स में डेटा चाहिए, ओरिजिनली अगर वो सेंटीमीटर्स में नहीं है तो या तो मुझे उसको कन्वर्ट करना चाहिए या फिर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफर्स, डेटा मस्ट बी मॉडिफाइड बिफोर यूज। आप डेटा को क्या कर लो, मॉडिफाई कर लो, बहुत आसान हो जाएगा कभी कभी। तो जैसे जो गवर्नमेंट ने डेटा किया है, कलेक्ट किया है, वो मीटर्स में किया है, मैं चाहता हूं मुझे डेटा चाहिए सेंटीमीटर्स में, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो मल्टीप्लाई करके, राइट। तो ऐसे मॉडिफिकेशन यूज से पहले करने की जरूरत पड़ती है, तो जाके आपका डेटा एक्यूरेट होगा। लास्ट इज एक्यूरेसी। खुद से एक्यूरेसी ऑफ डेटा शुड आल्सो बी चेक। आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि डेटा एक्यूरेट है कि नहीं है। इफ द अवेलेबल डेटा डू नॉट कंफर्म द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दीज शुड बी डिस्कार्डेड। जो डेटा जिस एक्यूरेसी पे आपको चाहिए कि 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेकिन जो एजेंसी ने डेटा कलेक्ट किया वो दे आर क्लेमिंग कि 80% एक्यूरेसी ही है, तो आप क्या बोलेंगे कि यार मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं 80% एक्यूरेसी वाला डेटा यूज नहीं करूंगा, मेरे को तो बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट काम है कि मेरे को ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, इसीलिए आई विल नॉट यूज दैट डेटा। मेरे को तो 95% एक्यूरेसी वाला डेटा नया कलेक्ट करना पड़ेगा, सेकेंडरी डेटा यूज नहीं हो सकता, सॉरी। ठीक है, तो फिर से समझिए क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि जिसने कलेक्ट किया है वो एबल है कि नहीं, एबिलिटी। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा था वो हमारे ऑब्जेक्टिव और स्कोप से मैच कर रहा है कि नहीं। तीसरा, मेथड ऐसा है क्या जो हमारे नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मैच कर रहा है कि नहीं। डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन के नेचर से भी मैच करना चाहिए। नेक्स्ट वॉज टाइम एंड कंडीशंस। ऐसे ना हो जो हमारे टाइम एंड कंडीशन से अलग हों, अगर अलग होंगे तो डेटा काम का नहीं होगा। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, अगर यूनिट किसी और चीज में है, हमें उसे खुद के लिए इस्तेमाल के लायक मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई नहीं हो सकता तो यूज मत करो। एक्यूरेसी, अगर डेटा रिलायबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं दे रहा तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। ये सब हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। इन शॉर्ट बोलते हैं, इट इज नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स। कभी सेफ नहीं है कि आप ऑलरेडी किसी और का डेटा कलेक्ट जो किया हुआ है उसको यूज करो।
at their face value without knowing their meaning and limitations. तो पहले आप उनका मीनिंग जान लो, उनकी लिमिटेशंस जान लो कि जो ये ऑलरेडी पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स हैं या ऑलरेडी कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो कितने हद तक हमारे काम आ सकते हैं, तभी आप उसको यूज करो, अदरवाइज वो सेफ नहीं होगा। अब दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करते हैं जो पब्लिश डेटा के सोर्सेज हैं। टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, मैं चैप्टर के दौरान बताता आया हूं आपको सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसके अंदर कई मिनिस्ट्रीज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेलवे मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह। तो उसमें ही एक मिनिस्ट्री आती है एमओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है कि स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करे, उसके हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वाकई फ्लोर पे लेके आए। ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में एक NSSO भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये डेटा कलेक्ट करती है कई तरह का। तो एक CSO भी है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, लेकिन वो अभी हमारे स्टडी का पार्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी भी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो काम आती हैं, ठीक है। सो हमारे एक तो सेंसस ऑफ इंडिया जो कि हर 10 साल में एक बार होता है, लास्ट 2011 में, उसके बाद 2021 वाला चल रहा है, वो खत्म होगा, उसमें टाइम लगता है 1 या 2 साल लगेंगे। सो सेंसस ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा का। साथ साथ में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है, उसकी रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। पहले बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया की। सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डिसेनियल पब्लिकेशन। डिसेनियल मतलब जो हर 10 साल में होता है, डिकेड में होता है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ये ऑफिस बना रखा है इसका अलग से। इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। आप लोग अपनी पॉपुलेशन का, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में ज्यादातर जानकारी इसमें नोट करके रखते हो। इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। इट रिलेट्स टू पॉपुलेशन साइज एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया। हम कलेक्ट करते हैं लोगों का डेटा बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, लाइक आप कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपका जेंडर क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप कौन सी लैंग्वेजेस बोल पाते हैं। एवरीथिंग अबाउट द पॉपुलेशन वी ट्राई टू कलेक्ट इन दिस सेंसस, ठीक है। ब्रॉडली इट इंक्लूड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। जनरली ये सारी चीजें होती हैं जो जिसके बारे में हम लोग डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया, ये सबसे मेजर टारगेट रहता है। हम देखें तो सही कि कितने लोग हैं हमारी पॉपुलेशन में और कौन कौन लोग कहां कहां रहते हैं, कितनी ग्रोथ रेट रहे लास्ट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के, अब अगले सालों में पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ेगी। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन कितनी घनी है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं और अलग अलग एरियाज में कितना ये डेंसिटी कैसे वेरी करती है। जैसे हम देखेंगे राजस्थान या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो, लेकिन यहीं पर हम महाराष्ट्र देखें या हम देखें दिल्ली, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे कैसी है ये पता करने के लिए भी सेंसस इंपॉर्टेंट होता है। सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, मेल फीमेल रेशियो 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितने फीमेल्स हैं। जनरली ये 950 के आसपास रहता है इंडिया में, विच इज अ पुअर रेशियो। तो ये रेशियो कितना सुधरा है कितना बिगड़ा है ना, उसके भी डेटा हमें सेंसस से ही मिलते हैं। स्टेट ऑफ लिटरेसी, कि हमारे कंट्री के अंदर कितने % लोग लिटरेट हैं या कितने इलिटरेट हैं, इस तरह की मेजर इंफॉर्मेशन हमें सेंसस से मिलती है। तो बड़े काम की इंफॉर्मेशन है क्योंकि गवर्नमेंट इसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाती है। इंफॉर्मेशन ऑन दीज पैरामीटर्स रिलेट टू कंट्री एज अ होल एज वेल एज डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। तो पूरे देश का तो डेटा चाहिए, लेकिन इस तरह से क्लासिफाई करना है उसको कि स्टेट वाइज डेटा भी कलेक्ट हो जाए। तो सेंसस हम एक ऐसी एक्टिविटी बना लेते हैं जिसमें हम हर तरह का डेटा एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और पॉपुलेशन में हर एक को कवर करने की कोशिश करते हैं। As the name suggests, census is a comprehensive inquiry on population size and related parameters of the change covering each and every household. ध्यान देना, बहुत बड़ा काम होता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अराउंड वी आर 137 crore people currently in India, almost like that.
137 करोड़ सबको हमें कवर करना होता है, और ये काम हम करने करने में सालों लग जाते हैं। तो आप समझिए कितनी बड़ी एक्टिविटी होगी। अगली बात करते हैं सेकंड, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ जो है उसकी रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस की बात करते हैं। एनएसएसओ बहुत तरह का डेटा कलेक्ट करता है, खासकर ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड या आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है। Reports and publications of NSSO is another important source of secondary data. NSSO is a government organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation. MOSPI मैं आपको बता चुका हूं, इसके अंदर ये एक ऑफिस है। This organization conducts regular sample surveys to collect basic statistical information. अच्छा, ये सैंपल सर्वे करते हैं मतलब मैंने आपको समझाया, एक होता है पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करना जिसको बोलते हैं सेंसस, लेकिन कभी कभी हम पूरी पॉपुलेशन का सर्वे नहीं करते, हम उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाल लेते हैं। उस सैंपल से जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे हम मान लेंगे पूरी पॉपुलेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मैं आपकी क्लास में से 5 बच्चों को देख लूं, 5 कोई रैंडम बच्चे देख लूं, या ऐसे कोई किसी बेसिस पे 5 बच्चों को सिलेक्ट करूं और उन 5 बच्चों के मार्क्स के बेसिस पे जज करूं कि आपकी क्लास की प्रिपरेशन कैसी है। सो दैट विल बी कॉल्ड सैंपल मेथड। सेंसस में आप सब लोगों की मैं डिटेल जांच करूं तो वो होगा सेंसस, ठीक है। तो एनएसएसओ सैंपल सर्वेस के लिए काम करता है, ये सैंपल्स निकालता है, ये पूरे सेंसस को नहीं करता, पूरी पॉपुलेशन का सर्वे नहीं करता। रिलेटिंग टू अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल 77th राउंड ऑफ एनएसएसओ जो कि जनवरी 19 से दिसंबर 19 में हुआ, was on debt and investment, land, livestock holdings of households and situation assessment of agriculture households. तो ये क्या अलग अलग टाइम पे अलग अलग राउंड्स लेते हैं। इस बार उन्होंने जो राउंड लिया उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के बारे में बात करी, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स एंड सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स। तो अब किसी और टॉपिक पे कभी और डेटा कलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है ये टॉपिक वाइज डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। ब्रॉडली जो रिपोर्ट्स और पब्लिकेशन एनएसएसओ देता है उसमें किस किस चीज के बारे में डेटा होता है, लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग की कितने कितने लोगों के पास कितने कितने पशु हैं, ऑन एन एवरेज किस स्टेट में कितने हैं, हाउसिंग कंडीशंस, माइग्रेशन कितने लोग कहाँ किस जगह से माइग्रेट करके कहाँ चले जाते हैं, खास करके यहाँ पे फोकस किया जाता है स्लम ड्वेलर्स में, कि लोग गांव से आकर के शहरों में स्लम्स में रहने लग जाते हैं, तो स्लम का एक प्रॉब्लम बन जाता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, तो स्लम ड्वेलर्स के ऊपर डेटा कलेक्शन का काम एनएसएसओ करता है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एनएसएसओ डेटा कलेक्ट करता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, कि आप अपने एज अ कंज्यूमर कितना खर्चा करते हो खाने पीने पे। Consumer expenditure in India, including level and pattern of consumer expenditure of diverse categories of people. अलग अलग लोग किस किस तरह के कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करते हैं, वेजिटेरियंस कैसे करते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कैसे करते हैं, जो रिच है वो कैसे करते हैं, जो पुअर है वो कैसे करते हैं। ये एक्सपेंडिचर के खर्चे के डेटा भी एनएसएसओ कलेक्ट करता है। सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम, कि लोग कहाँ से इनकम कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से है, एम्प्लॉयमेंट से है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से तो कौन से एरियाज में, एम्प्लॉयमेंट से तो कौन से एरियाज में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अनलाइक सेंसस, जो भी रिपोर्ट्स और पब्लिकेशन एनएसएसओ के होते हैं ना, वो होते हैं सैंपल स्टडी पर। मैं आपको सैंपल बता चुका हूं क्या होता है। पूरे के पूरे पॉपुलेशन को हम यहाँ पे लेके नहीं चलते। बोला इंपॉर्टेंट एजेंसीज एट नेशनल लेवल विच कलेक्ट, प्रोसेस एंड टैबलेट स्टैटिस्टिकल डेटा में, एक तो एनएसएसओ तो हमने पढ़ लिया, इसके अलावा आरजीआई भी है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेंसस, हमने अभी पढ़ा भी था ये बात। डीजीसीआईएस मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड लेबर ब्यूरो, ये कुछ मेजर बॉडीज है इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करती हैं।